कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक रिपोर्ट एक पूरी की पूरी ग्लोबल कहानी बना सकती है? आज हम इसी की परतें खोल कर देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम, ये पूरा तंत्र असल में काम कैसे करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली खबर से। अचानक से एक अमेरिकी आयोग USCIRF, भारत की खुफिया एजेंसी RAW और RSS पर प्रतिबंध लगाने की बात कह देता है। और आरोप क्या है? आरोप है कि ये संस्थाएं भारत में धार्मिक उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक अमेरिकी कमीशन को यह हक कहां से मिला कि वो भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी को निशाना बनाए? ये किस बड़ी रणनीति का हिस्सा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, इतिहास में झांकना होगा। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें आज में नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के दौर में छिपी हैं। चलिए समझते हैं कि ये पूरा ढांचा, ये ब्लूप्रिंट आखिर बना कैसे, जिसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। इस सबके सेंटर में अमेरिका की एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। वो खुद को एक मिशन ड्रिवन देश की तरह देखता है। और मिशन क्या है? पूरी दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसकी कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के टाइम से। तब अमेरिका का दुश्मन कौन था? सोवियत यूनियन, एक कम्युनिस्ट देश जहां धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। तो 70s और 80s में जब सोवियत देशों से खबरें आने लगीं कि वहां ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, तो अमेरिका में पब्लिक प्रेशर बनने लगा। और फिर जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, 1998 में अमेरिका ने बाकायदा एक कानून पास किया और जन्म हुआ USCRF का। अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशल पार्ट। इसे कह सकते हैं दो दुनियाओं का टकराव, दो फ्रेमवर्क्स की टक्कर। तो USCIRF दुनिया को किस चश्मे से देखता है? उनका जो फ्रेमवर्क है वो पूरी तरह से एक वेस्टर्न अब्राहमिक मॉडल पे बेस्ड है। मतलब वो ये मानकर चलते हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर धर्म को लेकर कोई मसला है तो वो हमेशा एक तरफ चर्च यानी एक ऑर्गेनाइज्ड धर्म और दूसरी तरफ स्टेट यानी सरकार के बीच का टकराव ही होगा। तो अब सवाल ये है कि जब आप ये वाला चश्मा पहनकर भारत जैसे देश को देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? क्योंकि भारत का जो धार्मिक और सामाजिक ताना-बाना है वो इस चर्च वर्सेस स्टेट वाले मॉडल में फिट ही नहीं बैठता, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। देखिए टकराव कितना फंडामेंटल है। USCRF एक सेंट्रल चर्च जैसी अथॉरिटी ढूंढता है। भारत में सनातन परंपरा में ऐसा कुछ है ही नहीं। वो एक होली बुक ढूंढते हैं। यहां तो ग्रंथों की पूरी एक लाइब्रेरी है। तो जब बुनियाद ही इतनी अलग हो तो उनका फ्रेमवर्क भारत को समझने में पूरी तरह फेल हो जाता है। वो मिस इंटरप्रेट करने लगते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा होता है मिस इंटरप्रिटेशन। कोई छोटा मोटा लोकल झगड़ा होता है, उसे रिलीजियस पर्सिक्यूशन का टैग मिल जाता है। कोई कल्चरल बात होती है, उसे मेजॉरिटेरियनिज्म कह दिया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उनके फ्रेमवर्क में धर्म बदलना एक फ्री विल का मामला है। तो जब भारत में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून बनता है तो उन्हें लगता है कि ये तो धार्मिक आजादी पर हमला हो गया। अच्छा, तो इस सब में रॉ का नाम कैसे आ गया? बात यह है कि भारत में सालों से फॉरेन फंडिंग से चलने वाले कन्वर्जन नेटवर्क काम कर रहे थे, और पिछले कुछ सालों से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इसी नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही हैं। जाहिर है इससे कुछ खास मिशनरीज ग्रुप्स को परेशानी तो होगी। चलिए अब इस पूरी कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन इसके बाद क्या होता है? असल खेल तो अब शुरू होता है। देखते हैं ये पूरा प्लेबुक काम कैसे करता है। तो क्या लगता है, रिपोर्ट आ गई, भारत सरकार ने उसे खारिज कर दिया और बात खत्म? नहीं, अगर ऐसा लगता है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बल्कि रिपोर्ट का आना तो सिर्फ शुरुआत है। ये एक रेस की स्टार्टिंग गन की तरह है। यहां से एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग कैंपेन शुरू होता है जिसके कई स्टेज होते हैं। ये कैंपेन 4 स्टेज में काम करता है। समझिए कैसे। स्टेज 1, एकेडमिक फ्रेमिंग। इस रिपोर्ट को बेस बनाकर रिसर्च पेपर छपते हैं, जर्नल में आर्टिकल आते हैं। क्यों? ताकि इसे एक इंटेलेक्चुअल क्रेडिबिलिटी मिल जाए। फिर आता है स्टेज 2, एक्टिविस्ट एस्केलेशन। एक्टिविस्ट ग्रुप्स इस रिपोर्ट को उठाते हैं और इसमें जाति, माइनॉरिटी जैसे और मुद्दे जोड़कर इसे और बड़ा बना देते हैं। स्टेज 3, मीडिया एम्प्लीफिकेशन। फिर सोशल मीडिया और कुछ खास मीडिया हाउस मिलकर एक इको चैम्बर बना देते हैं। और फिर फाइनल स्टेज, स्टेज 4, पॉलिटिकल लेवरेज। इस पूरे बनाए गए नैरेटिव को देश की संसद में उठाया जाता है ताकि इसे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल सके। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो मिलकर काम करता है। तो अब हम आते हैं आखिरी सवाल पर। इस तरह के नैरेटिव का जवाब कैसे दिया जाए? सिर्फ इनकार कर देना क्या काफी है? सोर्स का मानना है कि सिर्फ रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देना ये काफी नहीं है।
ये एक बहुत कमजोर जवाब है। इससे इस नैरेटिव का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो फिर करना क्या चाहिए? एक मजबूत, फैक्ट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जवाब तैयार करना होगा। सोर्स का सुझाव है कि दूसरों पर उंगली उठाने वालों के पाखंड को भी उजागर करना जरूरी है। मतलब, अगर कोई देश आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी पर सवाल उठा रहा है, तो आपको भी फैक्ट्स के साथ दुनिया को याद दिलाना होगा कि उनकी अपनी एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस दौर में, जो कि एक नैरेटिव वॉरफेयर का दौर है, जहां लड़ाई जमीन पर कम और कहानियों में ज्यादा लड़ी जा रही हैं, ऐसे में कोई भी देश अपनी बात को, अपनी सच्चाई को मजबूती से कैसे रखे, कैसे इस लड़ाई को लड़े, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।